नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष लगातार आपको देश के आम बजट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी दे रहा है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। लेकिन हम आपको 20 पॉइंट में ये पूरा बजट बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं कि वो 20 पॉइंट बड़े पॉइंट क्या हैं इस बजट के, जो इस पूरे बजट को सम अप करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपको 20 पॉइंट में इस बजट के बारे में बताते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। पहले 15 लाख और अब 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती दुगनी कर दी गई है। 1 लाख की किराए पर TDS के लिए 2,40,000 की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। 6 साल के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। और इस बीच आपको बता दें 7.7 करोड़ किसानों के लिए 5 लाख तक KCC ऋण होगा। पहली बार के महिला SC/ST उद्यमी के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन होगा। कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में 100% छूट है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना। बिहार में मखाना बोर्ड उच्च उपज वाले बीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन होगा। सभी सरकारी मिडिल स्कूलों पर ध्यान दिया जाएगा। PHC तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। अगले 5 साल में नई 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त खर्च होगा। लिथियम आयन समेत 12 अहम खनिजों पर पूरी तरह से छूट होगी। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। तो ये 20 पॉइंट्स के जरिए आपको बता रहे हैं 20 बड़ी बातें जो आज के बजट की खास रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की है। PM ने कहा है कि बजट में विकास और विरासत का मंत्र है। बजट से आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। देश में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को इसकी वजह से बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा करने वाला बजट है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि आम लोगों की देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ेगी। सभी आय वर्ग के लिए टैक्स में कमी की गई है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद, सुनिए। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। PM धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट पर क्या कुछ कहा है। और आज के बजट से मिडिल क्लास को बम्पर राहत मिली है। 12 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट, टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख तक 5% तक टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख तक 10% तक, 12 से 16 लाख तक 15% तक टैक्स लगेगा। वहीं 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30% तक टैक्स, 15 लाख सालाना आए तो 50,000 फायदा होगा। 20 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो 95,000 आपको फायदा मिलेगा।
25 लाख सालाना आय है तो 1,05,000 तक आपको फायदा मिल पाएगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains. Under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. लेकिन मिडिल क्लास के लिए जबरदस्त ऐलान किया गया है। मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये जानकारी 4 लाख से 8 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब होगा और 8 लाख से 12 लाख तक 10%। इसके अलावा 12 लाख से 16 लाख तक अगर आपकी तनख्वाह है तो 15% टैक्स है और 16 लाख से 20 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स। 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। और हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने निर्मला सीतारमण के टैक्स अनाउंसमेंट को शानदार तरीके से समझाया भी है। आप देखिए कैसे समझाया है। हम सैलरी की बात कर रहे हैं। आप 18,75,000 तक मान लीजिए, 75,000 का स्टैंडर्ड हाँ, बिल्कुल। और 18 लाख हमारी नेट आ जाएगा। जी। अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर का, हाँ, और हमारा करेंगे नेक्स्ट ईयर का जो प्रपोज्ड है, जो हमारा इस बजट में आया है। हाँ, ठीक। अब 18 लाख में था, 0 से 3 वापस से स्टार्ट हो जाते हैं निल। 3 से 7 लाख 5% हुआ 20,000। 7 लाख से 9 लाख हुआ 10% 20,000। 9 से 12 लाख हुआ आपका 15% 30,000। 12 से 15 लाख रुपया हुआ 20%। हाँ, यही हाँ। ये हुआ आपका 20% हुआ आपका 60,000 रुपया। और 15 से ऊपर 15 से आपने बोला 18 लाख तक, हाँ। 30% हुआ आपका 90,000 रुपया। हाँ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 20 40 70 और 130 और 90। हाँ, 1 50 1 80 ये 2 20 हो गया। 2 लाख 20 हजार। ठीक। ये आपका आया पिछले साल जो अभी टैक्स चल रही है। अब जो अभी टैक्स चल रही है। अब प्रपोज्ड में 0 से 4 निल, 4 से 8 लाख 5% हुआ आपका 20,000 रुपया। 8 से 12 लाख रुपया 10% हुआ आपका 40,000 रुपया। 12 से 16 लाख हुआ 15% 60,000 रुपया। और 16 लाख से 18 लाख रुपया तक आपने देना है 20%, बोले तो 40,000, माने 1,60,000 आप यानी नेट। अब आपको मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल का बयान सुनाते हैं। उन्होंने बजट को शानदार बताया है और निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और
डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और इस आम बजट में बिहार को कई बड़े तोहफे मिल गए हैं। बिहार को नए एयरपोर्ट की सौगात दी गई है। इस बजट में लेदर इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये भी ऐलान किया गया वित्त मंत्री की ओर से। पटना IIT कॉलेज का विस्तार होगा, ये भी कहा गया। तो बिहार के लिए वित्त मंत्री का पिटारा खुला। इस बजट में ये बड़े ऐलान किए गए हैं। तो बजट में बिहार बा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने का बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाएगा। पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यानी उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे। बड़े बड़े ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं। मिथिलांचल के किसानों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी शुरू किया जाएगा और IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। यहाँ नए हॉस्टल बनेंगे। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। बिहार में पश्चिम कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा बिहार में। और बिहार के नेताओं ने बजट का तहे दिल से स्वागत किया है। चिराग पासवान बोले, गरीबों का ये बजट है। संजय झा ने कहा है कि बिहारियों को के खुश होने के दिन आ गए। नित्यानंद की तरफ से कहा गया कि कोसी के लोगों को फायदा होगा। क्या कुछ कहा है, आपको सभी की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये बजट मजबूती देता है। बट हाँ, पहले मैं एक सहयोगी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें हर क्षेत्र हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया। बट आपने बिहार का जिक्र किया, जरूर बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी की त्रासदी हमने हर बिहारी जानता है, उसके समाधान का इसमें जिक्र किया गया। और खासतौर पर मेरे मंत्रालय और मेरे लिए खुशी की बात है कि निफ्टम की मांग लंबे समय से हम लोग करते आए। मेरे मंत्री बनने के बाद अगला जो निफ्टम खुलने जा रहा है वो मेरे ही गृह राज्य में बिहार में खुलने जा रहा है। मोदी सरकार हमेशा बिहार के विकास का और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए सभी बजट में विशेष रूप से ख्याल रखे हैं। इस बजट में भी बिहार को विशेष सौगात जरूर मिला है। बिहार में आज चूंकि वहाँ फूड के और एग्रीकल्चर के बहुत ही बड़ा स्कोप है और उसके तहत वहाँ खाद्य प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी दी गई है। वहाँ कोसी के क्षेत्र में कोसी के किसानों को और लोगों को काफ़ी राहत मिली है इस बजट में। यहाँ की परियोजना से किसानों को वहाँ लाभ पहुँचेगा। जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, बिहार में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार में नहीं है। अब ये एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट से बिहार में जैसे जेवर है नोएडा में, उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बनेगा। तो जो बिहार के लोग हैं जो गल्फ में काम करते हैं, अपनी जगह काम करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट, पूरा मिथिला एरिया में मखाना की खेती होगी। पूरा देश और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है उसका। तो मखाना बोर्ड बनने से गरीब लोग उसकी खेती से जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड बनने से उसका लिंकेज, उसका मार्केटिंग, उसका पैकेजिंग सब वहीं पे होगा, उनको बेहतर प्राइस मिलेगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। बजट को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। बजट पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि बजट गांव और गरीब विरोधी है। बजट सिर्फ हवा और जुमलेबाजी है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। चंद्रबाबू नायडू पैकेज लेकर चले गए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को कुछ नहीं दिला पाए। तेजस्वी यादव ने ये कहा है बजट पेश होने के बाद। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। केवल जुमला और हवाबाजी, ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं महसूस होता है
कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी, क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की 50,000 करोड़ दूंगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में, ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात सैलरीड क्लास को, अच्छा है, जानते सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है, वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। आम बजट को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मुंबई के लोग बजट से काफी खुश नजर आए। हमारे संवाददाता जेपी सिंह ने लोगों से बजट पर बात की है, देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। नौकरी पेशा लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। ये सौगात मिलने के बाद जो सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक नई संजीवनी मिली है। अब ज़्यादा पैसे ये बचा पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा घूम फिर पाएंगे और अपने परिवार को ज़्यादा सुखी रख पाएंगे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैम आप बताएं कितना खुश है इस बजट के? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा हमें मिला है। 10 लाख तक शायद हम लोगों ने सोचा, लेकिन 12 लाख बहुत अच्छा एक फिगर मिला है। और सेकेंडली ये एक स्मार्ट मूव है टू मूव टूवर्ड्स द न्यू रेजीम ऑल्सो। सभी लोग न्यू रेजीम के तरफ भी जाएंगे। स्लैब्स में भी किया है, लेकिन 12 लाख तो नहीं सोचा था, तो बहुत ही बढ़िया है। आपने सही कहा कि ये संजीवनी है। एक्चुअली में ये एक अलग टाइप की संजीवनी मिली है। हम कह सकते हैं हमें साल के पहले ही बोनस मिल गया, साल शुरू होते ही, क्योंकि जितना हम सेव करेंगे वो भी एक हमारी इनकम ही हो गई। तो अगर हम लोग का स्लैब 12 लाख तक जा रहा है, दैट मीन्स हम लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। जैसे एक घर में 4 कमाने वाले हैं, चारों 12 लाख के रेंज में है और चारों का अगर टैक्स बच गया तो घर में 50 लाख की इनकम आ गई। सही बात है, वो तो है ही, क्योंकि अगर 12 लाख कर दो तो 1 लाख एक इंसान को, अगर फैमिली भी हो 2 जनों की, तो भी 1 लाख एक महीने का काफ़ी हो जाता है। और लोगों के जेब में पैसे रहेंगे, खर्चा कर पाएंगे। और इसके अलावा आपने जो बाकी भी छूट दिए, जैसे मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ, वो आपने इंटरेस्ट जो सेविंग्स होता है उसके इंटरेस्ट का 50,000 का लाख रुपया तक आपने एग्जम्पशन दिया है, तो वो भी सारे एडवांटेजेस है। और एजुकेशन लोन पे जो TCS एजुकेशन ट्रांसफ़र पे जो रेमिटेंस पे पहले TCS लगता था, वो भी हटा दिया। तो जिनके बच्चे पढ़ते हैं
ये करते हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं पैसा, तो उनके लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। इससे हम जैसे युवा के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुरुआती वेतन ही हम लोग का 60-70 हज़ार होती थी, वो 8 लाख के अंदर में आते तो ठीक है, अगर ज़्यादा आया तो बचत कम हो पाता था, तो कुछ अपना जो करने का जुनून रहता था वो टैक्स में ही चला जाता था। शायद अब ये जो 4 लाख का रिलैक्सेशन मिला है, इससे हम अपना ये कुछ करने का जो चाह है कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो युवा भी खुश हैं, गृहिणियां भी खुश हैं, बुजुर्ग भी खुश हैं, और जो रोजगार करने वाले, स्वयं रोजगार करने वाले या नौकरी पेशा लोग हैं, ये तमाम लोग इस बजट से खुश हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और बजट में कैब ड्राइवर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। TV9 रिपोर्टर ने कैब ड्राइवर से बातचीत कर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पंजीकरण होगा, सरकार चाहेगी तो फायदा होगा, ठीक है, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। पंजीकरण होगा तो आपको लगता है कि सरकारी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा? मिलना चाहिए। हाँ, तो इसमें जब गवर्नमेंट ने कहा तो इस फायदा तो टैक्सी वालों को मिलेगा, जो ओला उबर चला रहे हैं उनको, जितनी ऐप कंपनियां हैं, जो भी गाड़ी चल रही है, इनको सबको फायदा तो होगा ही होगा। जो भी सरकारी लाभ मिलेगा वो हर ड्राइवरों को मिला करेगा। उन्होंने किया तो अच्छी बात है, फायदा होना चाहिए, पर लेकिन बोलते समय करता कोई नहीं है। अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, अपने पास भी कुछ PF वगैरह ऐसा कुछ मिलने लगेगा, हमारा भी कुछ हादसा होता है, कुछ भी XYZ, तो हमको भी मदद मिलेगी सरकार की ओर से। और बजट पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहना है उनका सुनिए। निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो आपने सुना JP नड्डा जी को, उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी को बधाई, क्योंकि जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी बजट की तारीफ की है। क्लास है जो इतनी लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहा था और इस गुंगी बहरी सरकार से उम्मीद कर रहा था कि बजट में उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। आज 240 में जब जनता ने उनको वोट देकर भेजा है, आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। जिस तरीके से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी पर खर्चे बढ़ रहे थे और कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, आज इस 12 लाख एग्जेम्पशन से अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। मैं कहती हूँ बिहार की जनता तो कह रही होगी हर साल यहाँ पर चुनाव आए, जैसे अगर हर साल चुनाव आता है तभी भारतीय जनता पार्टी का फोकस उस राज्य पे जाता है। कुछ दिन पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था, अब बिहार के लिए हुआ है क्योंकि चुनाव पास में है। ये कॉमन मैन का बजट है। अभी तक सिर्फ आलोचना विरोधक कर रहे थे कि कॉमन मैन के लिए क्या है ये बजट में। आज कॉमन मैन के लिए पूरी तरीके से ये बजट दिया गया है। हर सेक्टर इसमें कवर किया गया है। किसान इसमें कवर किए गए हैं, स्टूडेंट्स इसके कवर किए गए हैं, हेल्थ केयर इसमें कवर किया गया है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी राहत कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल सरकार के ओर से है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो सबसे बड़ा घटक इस देश का मिडिल क्लास है उसको राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बजट पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया है। इनकम टैक्स GST की दरें आधी नहीं हुई हैं, मिडिल क्लास को होम लोन में छूट नहीं मिली है, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए गए हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया, मुझे दुख है मेरी मांगे नहीं मानी गई हैं। और आइए अब जरा देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल कितनी देर तक बजट पेश किया। वित्त मंत्री का सबसे लंबा भाषण 2020 में था जो 162 मिनट लंबा था, लेकिन उसके बाद हम आपको हर साल का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कितना मिनट का भाषण उन्होंने दिया है। 162 मिनट का सबसे लंबा 2020 का उनका भाषण था और अब इसके अलावा 91 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है, 100 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है। 2022 में 91 मिनट का था और 2024 में 85 मिनट का था और अब 75 मिनट का भाषण उन्होंने दिया है 2025 में। 2024, 2023 हर साल का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा कि कितना बड़ा भाषण उनका था, लेकिन इस बार 75 मिनट का भाषण दिया वित्त मंत्री ने। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और SP सांसद डिंपल यादव ने बजट पर पूछे गए सवाल पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुंभ की अर्थव्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए।
ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज चूंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बजट की तारीफ की है, जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बजट को 10 साल पुराना बताया है। भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है, तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए। पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है, और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग, सिर्फ शब्दों के लिए ही। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी तो बजट से मध्यम वर्गीय को कई राहत मिली है, कई फायदे मिले हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बिहार के लिए बजट में झोली खोल दी गई है सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से।